तो आज हम इस विश्लेषण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में जब ट्रेलर में ही पूरी कहानी बता दी जाती है, तब एक कामयाब थ्रिलर सीक्वल बनाने का फॉर्मूला आखिर है क्या। और देखिए, मर्दानी सीरीज की बात हो तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा विलन पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल। मर्दानी 2 में विशाल जेठवा ने जो कमाल किया था, उसने एक बहुत बहुत ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया था। तो इस विश्लेषण में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मर्दानी 3 उस खौफ को, उस दहशत को फिर से पैदा कर पाती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव है। इस एनालिसिस के हिसाब से कहानी का जो केंद्र है वो है बच्चों की किडनैपिंग। लेकिन ये कोई आम अपहरण नहीं है। बच्चों को अगवा करके उनके साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जो बहुत ही भयानक और परेशान करने वाला है। और कहानी की परतें दब खुलती हैं जब रानी मुखर्जी का किरदार शिवानी शिवाजी रॉय इस पूरे रैकेट की जांच करने के लिए मैदान में उतरती हैं। तो ये एक क्लासिक मर्दानी सेटअप है। एक बेहद संगीन जुर्म और शिवानी रॉय उसके खिलाफ अकेली खड़ी है। और हर हीरो को एक दमदार विलेन की जरूरत होती है। हाँ। ट्रेलर में हमें एक विलेन से तो मिलवा दिया था, अम्मा। हाँ, अम्मा, जिसका किरदार मल्लिका प्रसाद ने निभाया है। ट्रेलर में ही उनका अंदाज काफी दमदार लग रहा था। इस विश्लेषण में उनके काम के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ पर देखिए, रिव्यूअर ने मल्लिका प्रसाद की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव है। अच्छा। वो जिस तरह से वो देहाती हिंदी बोलती हैं, उनकी आंखों में जो एक अजीब सी वहशत और गुस्सा दिखाई देता है, और उनकी हंसी। हाँ, वो हंसी जिसमें एक दोगलापन है, एक क्रूरता छिपी है। बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें पर्दे पर एक बहुत ही खतरनाक विलेन बनाती हैं। विश्लेषण कहता है कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ निभाया नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ओढ़ लिया है। तो मतलब परफॉर्मेंस के मामले में तो विलेन दमदार है, लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस उस बेंचमार्क को तोड़ने के लिए काफी है जो विशाल जेठवा ने बनाया था? क्योंकि उसका किरदार सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं था, वो कहानी के ताने बाने में बहुत गहराई से बुना हुआ था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर फिल्म एक बहुत बड़ा दाव खेलती है, जो इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ट्रेलर हमें सिर्फ अम्मा को विलेन के तौर पर दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिल्म में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। अगर अम्मा कहानी की दायन है, तो फिल्म में एक ब्रह्म राक्षस भी है। क्या? जी हाँ, एक दूसरा कहीं ज्यादा खूंखार विलेन, जिसके बारे में ट्रेलर या किसी भी प्रमोशनल मटेरियल में एक शब्द तक नहीं कहा गया। एक मिनट, मतलब ट्रेलर ने हमें पूरी तरह से गुमराह किया। आज के दौर में जहां मार्केटिंग टीम्स चाहती हैं कि ट्रेलर का हर एक सेकंड वायरल हो, वहां एक पूरे विलेन को छिपा कर रखना तो बहुत ही दातावाग कदम है। क्या दो विलेन होने से कहानी उलझ नहीं गई? रिव्यूअर के मुताबिक क्या फिल्म इस डबल थ्रेट को संभाल पाई? यही तो इस विश्लेषण का सबसे बड़ा इंसाइट है। रिव्यूअर का मानना है कि यह फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में जब सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है, तब थिएटर में जाकर इतना बड़ा सरप्राइज मिलना अपने आप में एक जीत है। सही बात है। यह एक तरह से दर्शकों के भरोसे को जीतने का तरीका था। फिल्म बनाने वालों ने कहा, हम पर भरोसा करो, कहानी में दम है, तुम्हें सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं है। और रिव्यूअर के मुताबिक यह दांव पूरी तरह से काम कर गया। कहानी दोनों विलेन को अच्छे से संभालती है, और ये सीक्रेट फिल्म के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब उन्होंने सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े सस्पेंस को ही छिपा कर रखा। तो क्या ये सीक्रेट रखने का सिलसिला सिर्फ ब्रह्म राक्षस तक ही सीमित था, या कहानी में और भी कुछ छिपा हुआ था? और बात यही खत्म नहीं होती। फिल्म में एक और ट्विस्ट है, जिसमें जानकी बोदीवाला शामिल है। अच्छा, वश वाली एक्ट्रेस? जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस हैं जो गुजराती फिल्म वश में थी, जिसका हिंदी रीमेक शैतान नाम से बना। उनका किरदार कहानी में एक और बहुत अहम और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आता है, और उनके रोल को भी पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। सच में? हाँ, क्रेडिट्स में उनका नाम तो आता है, लेकिन ट्रेलर या टीजर में उनकी एक झलक तक नहीं दिखाई गई। समझ गए। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। रिव्यूअर इसे एक महज ट्विस्ट की तरह देख रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ा मतलब भी है? मतलब क्या ये आज के मार्केटिंग ट्रेंड्स पर एक तरह की टिप्पणी है? बिल्कुल। विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह फिल्म बनाने वालों के आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्हें अपनी कहानी पर इतना यकीन था कि उन्हें अपने सारे पत्ते पहले दिखाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने दर्शकों की समझदारी पर भरोसा किया,
जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ये फिल्म की कहानी कहने के तरीके की एक मजबूत नींव रखता है। इतने सारे ट्विस्ट और सीक्रेट विलेन सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है, लेकिन अक्सर जब फिल्में बहुत ज्यादा ट्विस्ट पर निर्भर हो जाती हैं तो कहानी की रफ्तार और उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्या फिल्म की संरचना इस पूरे भार को संभाल पाती है? इस पर रिव्यूअर ने क्या कहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और विश्लेषण में इस पर काफी विस्तार से बात की गई है। रिव्यूअर के मुताबिक फिल्म की कहानी की बुनावट बहुत मजबूत और ग्रिपिंग है। अच्छा। इसमें बेवजह का ग्लैमर या जबरदस्ती के गाने ठूंसने की कोशिश नहीं की गई है, जिससे कहानी की रफ्तार बनी रहती है। हाँ, ये बहुत होता है आजकल। फिल्मों में ऐसे गाने या सब प्लॉट डाल दिए जाते हैं जो कहानी के बहाव को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। फिल्म पहले सीन से लेकर इंटरवल तक दर्शकों को अपनी सीट से हिलने का मौका नहीं देती। ये तो एक अच्छी थ्रिलर की पहचान है, लेकिन अक्सर कहानी में एक लेकिन जरूर होता है। क्या इस विश्लेषण में भी कोई लेकिन है? फिल्म की संरचना में कोई कमजोरी नजर आई? हाँ, एक छोटी सी आलोचना भी है। बताया गया है कि जहां फिल्म का पहला हाफ बहुत ही कसा हुआ और तेज रफ्तार वाला है, वहीं इंटरवल के बाद दूसरे हाफ में कहानी थोड़ी खींची हुई महसूस होती है। ओके। ऐसा लगता है कि कहानी को और ज्यादा जटिल और चौंकाने वाला बनाने के लिए ट्विस्ट पर ट्विस्ट जोड़े गए, जिससे जो एक स्वाभाविक गति थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। तो क्या रिव्यूअर ये कह रहा है कि फिल्म शॉक वैल्यू के लिए नैरेटिव मोमेंटम यानी कहानी के प्रवाह को कुर्बान कर देती है? हाँ, कुछ हद तक। विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि पहले हाफ में हर सीन कहानी को आगे धकेलता है, हर घटना का एक मकसद है, जबकि दूसरे हाफ में कुछ ट्विस्ट ऐसे लगते हैं जो सिर्फ दर्शकों को चौंकाने के लिए डाले गए हैं और उनका कहानी के मुख्य इमोशनल कोर से ज्यादा लेना देना नहीं है। ये एक वाजिब आलोचना है, क्योंकि बेहतरीन थ्रिलर वही होती है जहां हर ट्विस्ट कहानी को एक नई दिशा दे, ना कि सिर्फ एक झटका। सही बात है, लेकिन क्या इस खिंचाव की वजह से फिल्म अपना असर खो देती है? मतलब क्या अंत तक आते आते दर्शक थक जाता है? नहीं, और यहीं पर फिल्म संभल जाती है। इस खिंचाव के बावजूद समीक्षा ये भी कहती है कि फिल्म दिलचस्प बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि ये बोरिंग हो जाए। अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका अंत बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। कहानी को एक संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाया गया है, जो आज के समय में बहुत सी फिल्मों में देखने को नहीं मिलता। अक्सर फिल्में एक दमदार क्लाइमैक्स देने में चूक जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके कंधों पर ये पूरी सीरीज टिकी है, रानी मुखर्जी। जाहिर है उनका काम तो बेहतरीन होगा ही, लेकिन क्या इस विश्लेषण में उनके किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के बारे में कुछ नया कहा गया है? रानी मुखर्जी के बारे में तो यही कहा गया है कि वो इस किरदार में पूरी तरह ढल चुकी हैं। उनकी आंखों में वो गुस्सा, वो बेबसी और फिर वो हिम्मत, वो इस किरदार को हर बार एक नए स्तर पर ले जाती हैं। उनका अभिनय फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। और अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, विलन की तुलना। अम्मा और ब्रह्मा राक्षस, ये दोनों मिलकर भी क्या मर्दानी 2 के विशाल जेठवा के किरदार का मुकाबला कर पाते हैं? इस पर रिव्यूअर का आखिरी फैसला क्या है? ये इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प निष्कर्ष है। रिव्यूअर का कहना है कि मल्लिका प्रसाद और दूसरे विलन का काम बहुत दमदार है। वे स्क्रीन पर खौफ पैदा करने में कामयाब होते हैं, लेकिन एक लेकिन है। हाँ, जब बात उस एक किरदार की होती है जो आपके जहन में घर कर जाए, तो विशाल जेठवा का सनी आज भी सबसे ऊपर है। उसकी परफॉर्मेंस में जो एक कच्चापन और अप्रत्याशित खौफ था, वो एक अलग ही स्तर का था। तो हाँ, इस फिल्म के विलन अच्छे हैं, लेकिन मर्दानी 2 का विलन आइकॉनिक था। ये तुलना दिखाती है कि एक यादगार विलन बनाना कितना मुश्किल काम है। ये एक बहुत ही ईमानदार और संतुलित नजरिया है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हैं। क्या उनके लिए इस विश्लेषण में कोई खास सलाह है? जैसे क्या इसे देखने के लिए पहले के 2 पार्ट देखना जरूरी है? इस पर रिव्यूअर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी ने मर्दानी के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये एक बिल्कुल नई और स्वतंत्र कहानी है। सिर्फ रानी मुखर्जी का किरदार और 1-2 छोटे-मोटे रेफरेंस ही कॉमन है, लेकिन कहानी अपने आप में पूरी है। तो कोई भी इसे एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देख सकता है। और फिल्म के कंटेंट के बारे में क्या? आजकल ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या फिल्म को परिवार के साथ देखा जा सकता है? यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। फिल्म में बच्चों के साथ जो क्रूरता दिखाई गई है, वो काफी परेशान करने वाली और विचलित करने वाली हो सकती है। रिव्यूअर का कहना है कि कुछ सीन इतने ग्राफिक हैं कि शायद देखने वाले को अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाएं। ओह। इसलिए इसे बच्चों के साथ देखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी गई है।
लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि फिल्म में किसी भी तरह की वल्गैरिटी, अभद्र भाषा या गालियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसे परिवार के बड़े लोग साथ में देख सकते हैं, बस बच्चों को इससे दूर रखना होगा। तो फिर इस पूरी बातचीत को समेटते हुए रिव्यूअर की अंतिम राय क्या है? क्या ये फिल्म देखने लायक है? बिल्कुल। कुल मिलाकर ये एक अच्छी और दमदार थ्रिलर है जिसे देखा जा सकता है। ये एक मजबूत कहानी, बेहतरीन अभिनय और कुछ वाकई चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ एक बढ़िया पैकेज है। दूसरे हाफ की थोड़ी धीमी गति के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है। योगी बोलता है चैनल के इस विश्लेषण में फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए हैं, जो एक मजबूत सिफारिश मानी जाती है। तो हमने शुरुआत इस सवाल से की थी कि एक कामयाब थ्रिलर सीक्वल का फॉर्मूला क्या है, और इस विश्लेषण से जो जवाब मिलता है वो ये है कि फॉर्मूला है दर्शकों का सम्मान करना, उन्हें कम ना आंकना और उन्हें थिएटर में कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित देना। सही कहा। और इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। आज का दर्शक जो हर रोज हजारों घंटे का कंटेंट देख रहा है, क्या वो अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है? दिलचस्प सवाल है। क्या फिल्म बनाने वालों को अब ये समझ आ रहा है कि पुरानी मार्केटिंग ट्रिक्स, जहां ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया जाता था, अब काम नहीं करेंगी? शायद मर्दानी 3 जैसी फिल्मों की सफलता इस बात का संकेत है कि दर्शक अब कहानी पर भरोसा करना चाहता है, ना कि सिर्फ ट्रेलर के कट पर। और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट फिल्म में नहीं, बल्कि दर्शकों और कहानीकारों के बीच बदलते इस रिश्ते में छिपा है।